जो रिलेशन है ये हार्ट डिसीज काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो इस वजह से हम इसमें हार्ट के रिलेटेड भी चीजें बात करेंगे, हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रॉडली कैसे आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है हार्ट अटैक का, वो भी हम बात करेंगे। तो इज देयर एनीवन इन द क्राउड हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, मतलब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेवल है बॉडी में, ब्लड में, या फिर किसी को हार्ट इश्यूज है या फैमिली हिस्ट्री है किसी की? तो उस रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं सोच रही थी कि मैं पूछूं कि आपको डाइट या न्यूट्रिशन के बारे में क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि हेल्दी वेट लॉस क्या होता है? कोई है ऐसा क्राउड से जिनको पूछना है? फील फ्री टू इंटरैक्ट, बिकॉज हम यहाँ पे उसी वजह से गैदर हुए हैं ताकि हम बात कर सकें। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से एक हेल्दी डाइट या हेल्दी वेट लॉस डाइट क्या होता है? उसकी कोई जर्नी होती है या फिर वो सिर्फ एक टेम्पररी गोल बेस्ड रहता है? आपको क्या लगता है, टेम्पररी गोल बेस्ड रहता है या फिर उसकी जर्नी होती है, मतलब हमें एक प्रॉपर जर्नी फॉलो करनी होती है ताकि हम अच्छे से हेल्दी वेट लूज कर सकें? ऐसा है? कोई है जिसने किया है वेट लॉस, किसी को एक्सपीरियंस है वेट लॉस में? देयर एनीवन? चलिए मैं आपको तीन ऑप्शंस देती हूँ, उसमें से मुझे बताइए कि एक हेल्दी वेट लॉस ये होता है जहाँ पे आपको कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, आपको कम से कम कैलोरीज, या फिर एक ऐसा डाइट होता है जहाँ पे आपको कम से कम तो खानी है और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड भी करना है, ज्यादा से ज्यादा बर्न भी करनी है कैलोरीज। या फिर ऐसा कोई डाइट होता है एक हेल्दी वेट लॉस प्लान जिसमें आप जो एक्स्ट्रा खा रहे हो उसको पहले एनालाइज किया जाता है, आपकी जो हैबिट्स है, अनहेल्दी हैबिट्स है, उसको एनालाइज किया जाता है एंड उसको मॉडिफाई किया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से वेट मेंटेन कर सके। और उसके साथ साथ आपको काफी सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी दी जाती है और आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, आपके विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करके आपको एक वेट लॉस प्लान दिया जाता है। तो आपके हिसाब से ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप तीन ऑप्शन से तो आप चूज कर ही सकते हैं, मुझे बताइए तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? I, um, यस, एनीवन? आप सभी लोगों ने चाय वगैरह पी है या नहीं? जरा भी थोड़ी सी भी आवाज नहीं आ रही है मुझे आप लोगों की। एक तो सारी लेडीज से रिक्वेस्ट है कि सब अपने अपने कैमरा ऑन करिए प्लीज थोड़ी देर के लिए, ताकि हमको पता रहे कौन कौन है। ऑफ करते रहो। हाँ कैमरा ऑन करिए। कौन कितना एक्टिव ऑडियो है, वीडियो नहीं ओपन किया है। जो 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 एक्टिव रहेगा तो देख उसको लो बताइए। होने पे अंदर में ऑनलाइन 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 के अंदर में आएंगे। ठीक है। पद्मा जी, थैंक यू you have to keep विजय जी, motivating थैंक यू them. पद्मा जी, Yeah, थैंक यू yeah, सो I know. I mean, no, I couldn't see any man. इट्स ओके, इट्स ओके, पीपल आर नॉट दैट टू स्विच ऑन द कैमरा। Uh, Actually, do something new for them. They were quite comfortable with Google Meet, so do something new for them. इसने कितना क्रीम मुंह पे लगाई देखो। आप लोग सिर्फ अपने हाँ छत में तो नहीं इनमें आती हूँ। कैमरा ऑन है वो चलेगा क्योंकि good evening, ma'am. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है मैम, बढ़िया है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्या
तो हम बात कर रहे थे कि आपके हिसाब से हेल्दी वेट लॉस क्या होता है। मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन ये है कि जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी जो कैलोरीज है उसको कम करनी होती है या कम से कम खाना होता है, या दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको कम से कम खाना तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा भी आपको स्पेंड करना पड़ता है कैलोरीज, या फिर तीसरा ऑप्शन मैंने बताया जहाँ पे आपका प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप जो एक्सेस खा रहे हैं पहले उसके एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपके जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, उसको एनालाइज करने के बाद आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान देते हैं जिसको हम हेल्दी वेट लॉस कहते हैं। तो मैं आंसर भी दे देती हूँ। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि हम वेट लॉस जर्नी शुरू कर देते हैं और हमारा एक गोल रहता है कि हमें वो गोल पर पहुंचना है। वो कोई भी गोल के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पर्सनल ही होते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है इसलिए मुझे वो टारगेट हिट करना चाहिए ताकि मैं एक हेल्दी वेट मेंटेन करूं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी भाग जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, और वो वेट हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती और उसके वजह से वेट गेन फिर जब हम बहुत जल्दी वेट लॉस भी कर लेते हैं उसमें अगर उसका प्रॉपरली हमने उसको मैनेज नहीं किया है, उसको एनालाइज नहीं किया है, हमारी जो एक्टिविटीज है उसको देखा नहीं है, हमारी जो हैबिट्स है उसको नहीं, तो हमारा वेट गेन के चांसेस होते हैं तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं ना, लॉस वाले प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए रह जाता है, हमारी हैबिट्स तो वही रहती है। फिर हम जब नॉर्मल सी में आ जाते हैं तब वेट गेन होने लग जाता है। तो मोनिका मैम स्लाइड शेयर करना शुरू करें क्या? Yeah, sure. Yeah, could share. Is it visible? तो जैसे कि बताया मैंने कि आज हम वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड ये टॉपिक है, तो हम समझेंगे कि उसके ओबेसिटी या ओवरवेट के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कर दो मोनिका मैम। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम पहले यही शुरुआत करने वाले थे कि हेल्दी और अनहेल्दी वेट लॉस में क्या डिफरेंस होता है मेजरली। तो मैंने जैसे बताया आपको, एक अनहेल्दी वेट लॉस में आपका वेट ज्यादा से ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाता और उसकी वजह से आप फिर से गेन करने लगते हो और बाउंस बैक करने लगते हो वो से लॉस्ट वेट। और एक हेल्दी वेट लॉस वो होता है जहाँ पे आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स जो होती है उनको मॉडिफाई करते हो ताकि वो हैबिट्स आपको आपका वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस के लिए सस्टेन करने की हैबिट बना सके, वो आपको ज्यादा से ज्यादा वेट मेंटेन करने की आपकी बॉडी को डायरेक्शन दे सके। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओवरवेट या ओबेसिटी क्या होता है। इसके पहले हम जान लेते हैं कि एक ओवरवेट या ओबेसिटी में डिफरेंस क्या होता है। अगर सबको पता होगा, सिर्फ आप मुझे हाँ ना या फिर रेज हैंड करके भी बता सकते हैं कि किसी को बीएमआई का मतलब पता है क्या होता है। बीएमआई सबने अपना चेक करवाया है कभी? यस, नो? Yeah, we get it checked. Okay, It's so the BMI total हमें body, time how बताएगा। much? Yeah. Yes, go ahead. Yeah, BMI means I think it's a total body weight and how much weight we should be. Yeah, we are overweight and all that comes. Height and all. Is it that? राइट। बीएमआई इज बेसिकली वन ऑफ द फैक्टर जिससे हमें पता चलता है कि हमारा वेट मेंटेन है नहीं है या फिर वी आर ओवरवेट या ओबीस। तो अगर नॉर्मल अभी हम एशियन कैटेगरी में फॉल होते हैं, इंडियन एशियन कैटेगरी में, तो हमारा बीएमआई यूएस से थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे अगर आप अंडर 18.5 to 23 किलोग्राम पर वेट के हिसाब से, अमीनो स्क्वायर के हिसाब से अगर आपका बीएमआई है तो फिर वो आपका नॉर्मल बीएमआई है। अगर आपका 25 एंड अबाव है तो आप 25 एंड अबाव है तो ओबेसिटी में हो गए, या फिर 23 एंड अबाव टू 25 या 24.99 हो गया तो उसमें आपका ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। तो ओवरवेट और ओबेसिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। ओवरवेट में बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होता, ओबेसिटी में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, जिसके रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस भी आने शुरू हो जाती है। फिर हम देखेंगे रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने चाहिए जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मुझे सॉरी
आई कांट हियर यू. कौन बोल रहा है? हेलो, Yeah, I have इज एनीवन muted. सेइंग समथिंग? I have muted. Actually, there was background noise. ओके 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 फाइन मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो हम शुरुआत करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से, जिसका मतलब होता है कि अगर आप अल्कोहल नहीं पी रहे हो. नेक्स्ट स्लाइड, ये कवर कर लिया है हेल्दी वेट लॉस क्या होता है. तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके लिवर पे काफी ज्यादा फैट का स्टोरेज है, आपके लिवर में काफी ज्यादा फैट डिपॉजिट है, एंड जिसके वजह से आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रही है. बेसिकली इसका थोड़ा सा ब्रॉडली सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली समझेंगे, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं जाएंगे क्योंकि उसको हमारे पास टाइम भी काफी कम है और काफी चीजें कवर करनी है. तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में बेसिकली आपका लिवर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जहाँ पे आपका लिवर है वो एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ VLDL जो बोलते हैं हम, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल उसे बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी के लिए, ताकि वो 3 मेन फंक्शंस के लिए यूज हो सके. पहले तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प होता है बॉडी को, क्योंकि आपकी जो स्किन सनलाइट से कांटेक्ट में आती है तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल यूज होता है और विटामिन डी में विटामिन डी प्रोड्यूस करने में के लिए हेल्प करता है या सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है आपकी बॉडी में. प्लस आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी बॉडी पूरे की पूरी सेल से बनी है, ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में. वो सेल्स के मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, जिसको मतलब आप कुशनिंग भी बोल सकते हैं, उसकी बॉर्डर्स भी बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और जो बाइल एसिड्स बोलते हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है फैट का, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है. लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में जब आप VLDL प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, वो प्रोटीन को सर्च करता है और प्रोटीन के साथ में रैप करके वो आपके ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है. जब ये ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है, आपकी जो सेल्स है उसमें से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है. आपकी जो सेल्स है वो ट्राइग्लिसराइड ले लेती है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो ये तीनों फंक्शंस के लिए मेजरली यूज होता है. लेकिन जब आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट रिच फूड्स खाते हैं या फिर नॉनवेज में भी हम जब खाते हैं जिसपे चर्बी होती है, तो वो सारी जो कन्वर्ट होती है आपके लिवर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि वो इतना सारा फैट हैंडल नहीं कर पाता. इसके वजह से ज्यादा से ज्यादा जो VLDL हम बोलते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है. और वो जब कोशिश करता है तब उसके वो ऑब्वियसली आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा. जब आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा तो आपका जो LDL बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हम जिसे बोलते हैं, वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. तो इसके वजह से जैसा ये जो प्रोडक्शन लिवर का फैट प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है, उस पे स्वेलिंग भी आ जाती है, मतलब सूजन भी आती है. उसका जो SGOT SGPT जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इंक्रीज होने लगते हैं और लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता. उसको हम कहते हैं फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिसकी वजह से मतलब कि आप अल्कोहल नहीं पी रहे हो फिर भी आपको फैट लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, आपका लिवर एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की कंडीशन में जा रहा है. इसके साथ आपको क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जब ये LDL आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो आपका ये जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो इंक्रीज कर देता है और जिसकी वजह से आपको हार्ट की शिकायत होने लगती है. इसके वजह से आपका मोटापा भी बढ़ने लगता है. आपके जो लिपिड प्रोफाइल में जब आप टेस्ट करवाते हो ब्लड टेस्ट, तब उसमें भी ये ज्यादा से ज्यादा दिखने लगता है. आपने देखा होगा कि बहुत बार डॉक्टर ने बताया होगा टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, या फिर आपका LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है. तो इसकी वजह से ये सारी चीजें आपके ब्लड रिपोर्ट्स में दिखने लगती है. अब जब ब्लड स्ट्रीम में आपके ज्यादा से ज्यादा फैट पहुंचता है, तब क्या होता है कि बॉडी को HDL कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है. तो HDL कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हम सबको रिक्वायरमेंट है, हमारी सारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है. और LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा प्रोटीन होता है और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं. अब जब ये HDL हम कैसे मिलेगा, HDL का प्रपोर्शन इंक्रीज करने के लिए हमें अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड या फिर ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का रेशियो है, उसका रिच फूड्स हमें खाना पड़ेगा. जैसे कि अब अलसी हो गई, वॉलनट हो गया, फिर आप एवोकाडो हो गया, फिर ऑलिव ऑयल हो गया. तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे आपका HDL बढ़ने लगेगा. इवन आपको
प्रोटीन का सेवन भी करना है आपकी बॉडी में, क्योंकि HDL भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का ही बना है, उसी से कंपोज हुआ है। तो ये सब चीजें जब आपकी बॉडी में रहेगी तो HDL क्या करेगा, HDL जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में घूम रहा है, जो कि आपके नर्व्स जो बोलते हैं, आपकी नस होती है, आपकी जो आर्टरीज होती है, जो आपके ब्लड को अच्छे से पहुंचाती है पूरे ऑर्गन्स में, उनको ब्लॉक नहीं करेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा कि आपकी जो आर्टरीज है उनको नैरो करने की कोशिश करेगा, और नैरो करने की कोशिश करेगा तो ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जब उसका वहां पे ऑक्यूपेंसी पूरी बढ़ गई हो तो वो क्या करता है कि आपके जो ऑर्गन्स है, सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं, उस पे ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा ज्यादा फैट परसेंटेज अब्डोमेन, हमारा जो स्टमक एरिया है वहां पे बहुत बढ़ने लगता है। दिस इज द ओनली रीजन कि हमारा स्टमक फैट ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में पहले बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद हमारे जो स्किन के बीनीथ जो लेयर है उसके ऊपर पूरा जो फैट है वो जमने लगता है, तो उसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, जो स्किन के बीनीथ, स्किन के नीचे होता है, और जो ऑर्गन्स के ऊपर होता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस ये फैट होता है कि विसरल फैट आपका बॉडी में कम से कम रहे। तो विसरल फैट ना बढ़े उसके पहले आपको आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको HDL रिच फूड खाने पड़ेंगे। क्योंकि HDL का काम है कि वो कोलेस्ट्रॉल को पिकअप करता है और लिवर को फिर से ट्रांसपोर्ट करता है कि आप यही कोलेस्ट्रॉल रीयूज करो और प्रोड्यूस मत करो। लेकिन इस सिनेरियो में आपको आपके डाइट से भी कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आप एक्सेस नहीं खा रहे हो फैट रिच फूड या फिर सैचुरेटेड फैट रिच फूड, जो मैंने बताया, चर्बी हो गई, या फिर नॉनवेज हम खाते हैं उसके ऊपर विंग्स भी, चिकन विंग्स भी आती हैं, उसमें भी हम भी जो खाते हैं उसमें भी फैट तो रहता ही है। और उसके अलावा हम फ्राइड खा लेते हैं, जंक खा लेते हैं, वो सब जो होता है उससे आपका LDL एंड VLDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ज्यादा चांसेस है। अब जब ये बढ़ने लगेगा तब क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी जो नर्व्स है उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, वो नैरो हो रही है, उसमें से ब्लड पास नहीं हो रहा। तो हार्ट क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि प्रेशर जो होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है आपकी वॉल्स ऑफ आर्टरीज में, वो बढ़ने लगेगा, जिसके वजह से आपकी जो आर्टरीज है वो बर्स्ट भी हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है। एंड उसके साथ जब वो रप्चर हो जाती है, जहाँ पे वो बर्स्ट होती है, रप्चर होती है, वहां पे ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में घूम रहा है वो आपके फूड के कैल्शियम के साथ, या फिर जो आपके बॉडी में कैल्शियम है उसके साथ मिलकर कैल्सिफाइड हो जाता है एक हार्ड क्लॉट में, एक क्लॉट जो बोलते हैं, जो ब्लॉक कर देता है आपकी आर्टरी को। यस, एनीवन? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग? और किसी ने म्यूट नहीं किया अपने आप को? तो देखा आपने कैसे जब हमारे बॉडी में अनहेल्दी फैट डिपॉजिट होता है, या फिर अनहेल्दी फैट का जो रेशियो है वो बढ़ने लगता है, तो उसके रिलेटेड हमें हार्ट की इश्यूज तो होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी होती है, लिवर का काम बड़ा हो जाता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, एंड प्लस हमें ट्राइग्लिसराइड या फिर हमारे टोटल कोलेस्ट्रॉल या फिर हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। उसी के रिलेटेड हमारे हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आता है कि वो पंप करे ज्यादा से ज्यादा ब्लड, और उसके वजह से हमारी नर्व्स पे भी प्रेशर आता है। एंड उसी रिलेटेड में ये सारे सिनेरियो में जब नर्व्स हैंडल नहीं कर पाती प्रेशर, तो वो शायद बर्स्ट हो जाती है या फिर वो रप्चर हो जाती है। तो उसके वजह से हमारे जो नर्व्स है वहाँ पे क्लॉट भी बनने लगते हैं, और वो क्लॉट अगर बन गया तो आपको पता है कि हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इवन ये क्लॉट हमारे जो कैरोटिड आर्टरी हम बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन को, और वो ब्लॉक हो गई तो हमें स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। हमारी बॉडी में इतनी सारे छोटे छोटे नर्व्स है जहाँ पे हमारी ब्रेन में एक एन्यूरिज्म करके भी हम एक सैक लाइक बल्ब लाइक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, जिस अगर हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा टाइम तक अनमैनेजेबल रहा है और आप डाइट भी अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो एन्यूरिज्म जब होता है वो भी बर्स्ट हो जाता है, वो बल्ब जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड अक्यूमुलेट होने लगता है, और वो जब बर्स्ट हो जाता है तब ब्लड का क्लॉट भी आपके ब्रेन में हो सकता है। तो इसके रिलेटेड आपने देखा कि कैसे अनहेल्दी फैट या एक्सेस फैट या ओबेसिटी जो हम नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं, उसके रिलेटेड ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपके बॉडी में होने लगते हैं।
जैसे मैंने बताया नर्व डिजेनरेशन, आपकी नर्व्स है वो उनको अच्छे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, और अगर वो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो नर्व्स क्या होंगी, वीक होने लगेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा भी चलते हो तो आपको पेन होने लगता है, या फिर आपको नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है बॉडी में, जैसे कि कोई मूंगी हो, कोई चुबा रहा है, या फिर कुछ मूंगी जैसा आने लग रहा है, या फिर कुछ टिंगलिंग जैसे हम बोलते हैं ना कि पैर सुन पड़ गया है या नम हो गया है, वैसे होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स इसी की वजह से आती है जब हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो, हमारा सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट डिपोजिशन इन द बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके रिलेटेड देखते हैं कि नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपकी हार्ट पे ज्यादा प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लासिकल डिजीजेस क्या होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी मेन आर्टरी होती है जो आपके बॉडी को सप्लाई करती है ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पे ब्लॉक होने के काफी ज्यादा चांसेस है। आप हमेशा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ये भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, जो हमारा एग होता है, एग अगर हमने अच्छे से उसको बॉईल करने रख दिया और उसके बाद में उसको छोड़ दिया तो उसके ऊपर का जो व्हाइट हिस्सा जो होता है वो कैसे हार्ड मैटर में थोड़ा सा कन्वर्ट होने लगता है। वैसी सिमिलर चीजें आपकी बॉडी में होने लगती है ओवर टाइम। वो बस ओवरनाइट नहीं होती है, काफी टाइम से होने लगती है, बिल्डअप होती है। हमारी अदरवाइज बॉडी बहुत अच्छे से डिजाइंड है कि वो आपके एक्सेस फैट को हैंडल कर सके, आपके एक्सेस फूड को हैंडल कर सके। लेकिन अगर आप ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन एवरी डे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ इग्नोर करके करने लगोगे तो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसी के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज के भी चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर आपके ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा फैट डिपोजिशन है, मतलब आपका हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, आपके ब्लड प्रेशर पे थोड़ा सा इफेक्ट गिरने लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप आपके डाइट से कार्बोहाइड्रेट में भी ध्यान नहीं रख रहे हो, जैसे कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा डाइटरी फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से हेल्प करता है ग्लूकोज स्लोली रिलीज करने के लिए, ताकि हमें ज्यादा भूख भी नहीं लगे, हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो, और वो थोड़ी थोड़ी देर में ग्लूकोज रिलीज कर सके, ताकि पैनक्रियाज जो होती है हमारी, जो इंसुलिन रिलीज करती है, उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने के लिए। बेसिकली आप जब भी खाना खाते हो, आपका जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज को आपके ब्लड से सेल्स में पहुंचाने के लिए, ताकि आपकी सेल्स अच्छे से वर्क कर सके, उनको ग्लूकोज चाहिए, आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आपके मसल्स को ग्लूकोज चाहिए, वो उनको पहुंचाने के लिए इंसुलिन रिलीज करना बहुत जरूरी है पैनक्रियास को। और अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है आप अगर दे रहे हो, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट है आप अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो क्या होगा कि इंसुलिन उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलीज नहीं कर पाता, तो वो क्या रहता है कि आपके ब्लड में ही सर्कुलेट होते हैं। और अगर आपने उसको यूज नहीं किया, जैसे कि आपने उनको बर्न नहीं किया कुछ एक्टिविटी करके, तो वो क्या होगा कि आपकी जो मसल्स होंगी उस पे भी वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे आप एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करके उसे बर्न करने की भी कोशिश करें, या फिर आप एक स्टेडी लाइफस्टाइल मेंटेन करें जहाँ पे आप बैलेंस रखें। आप थोड़ा खा रहे हो 1 टीस्पून और 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून, वैसे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अगर ऐसा कोई खाना आप खा रहे हैं जो फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट में रिच है, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाइए, एक साथ मत खाइए, क्योंकि एक साथ जब जाता है तब आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो हैंडल नहीं हो पाती, अंदर आपके ऑर्गन्स नहीं कर पाते अच्छे से, तो वो फंक्शन नहीं कर पाते, उसकी वजह से बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज आपके एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से होगी, लेकिन अगर आपके चांसेस ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा फैट डिपॉजिट हो चुका है बॉडी में, तो आपके रिस्क फैक्टर जो होते हैं टाइप 2 डायबिटिक बनने के, वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस है, जैसे कि ऑफकोर्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीज, या फिर टाइप 2 डायबिटीज, या फिर पीसीओडी, जिसमें जेनेटिक भी फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे अगर आपके दोनों पेरेंट्स को है कोई ना कोई डिजीज, तो
आपके चांसेस 80 to 90% ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी ईटिंग हैबिट से ध्यान नहीं दिया तो। और अगर वन पेरेंट को होता है तो फिर उसमें आपके 50 to 70% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने आपकी फिर से लाइफस्टाइल या डाइटरी हैबिट से ध्यान नहीं दिया तो। आप चाहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, तो टाइप 2 डायबिटीज से पीसीओएस काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट खाते हैं या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इंसुलिन रेजिस्ट कर रहा है पैनक्रियाज, वो रिलीज नहीं कर पाता और उसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है, आपका फैट मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। एंड उसकी वजह से आपके जो डिपोजिशन आपके ऑर्गन्स के ऊपर, आपके नर्व्स के आसपास, आपके टिश्यू सबक्यूटेनस फैट के पास वो सारा डिपोजिशन होने लगता है। और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट भी जो लॉन्ग टाइम तक अगर उसे बर्न नहीं किया गया तो वो क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाता है फैट सेल्स में और वो एडिपोज टिश्यू जो फैट सेल्स से बनी होती है उसका हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फैट मास है बॉडी का वो बढ़ने लगता है। अब पीसीओएस में क्लासिकल सिम्टम्स ये दिखने मिलता है कि बहुत से लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, जिसका मतलब ये होता है क्लियरली कि वो अच्छा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं या फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, उसमें से वो सिंपल ज्यादा खा रहे हैं जो जल्दी से रिलीज हो जाता है बॉडी में और फिर उनको बहुत जल्दी थोड़े टाइम में फिर से भूख लगने लगती है और फिर से उनको कुछ ना कुछ खाना रहता है। तो इसलिए अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो जिसमें डाइट्री फाइबर रहता है, उसमें आपको भूख भी कम लगती है, आपको ज्यादा क्वांटिटी भी खाई नहीं जाती क्योंकि आप ऑलरेडी फुल हो जाते हो उसे खाकर। पर हम जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट चूज करते हैं जैसे कि मैदा हो गया, रवा हो गया, फिर व्हाइट राइस हो गया, शुगर हो, इसमें क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी जल्दी भूख लगना शुरू हो जाती है। भले हम बहुत कम क्वांटिटी में कैसे ले या ज्यादा क्वांटिटी में भी ले, हमें फिर से बहुत तुरंत ही भूख लगने लग जाती है। इसमें क्या होता है बेसिकली मैंने जैसे बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही, बट पीसीओएस में आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स हैं, आपके एक्सेसिव फैट डिपोजिशन और आपके अनहेल्दी डाइट के वजह से, नो फिजिकल एक्टिविटी के वजह से वो हार्मोन्स जो है उसमें इम्बैलेंस आने लग जाता है। अब ये पूरे ऊपर में थी ऐसे, हाँ अभी दिखा रही है ऐसे ही, फाइल पूरी जो ऑन कर रही थी उसका दिखाई जा। कौन बोल रहा है? तो आपके जो हार्मोन्स है, हमको पता है कि हमारे फीमेल्स में मेल से ज्यादा हार्मोन्स होते हैं और हमारे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हो गया, फिर एस्ट्रोजन हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ये सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में अच्छे से जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आपके हार्मोन्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। और ये हार्मोन का इंटरलिंक्ड कनेक्शन हमारे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से भी हो जाता है, जहाँ पे आपका जो हाइपोथैलेमस एक हिस्सा होता है, वो हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, वो भी एक ब्रेन में ही सिचुएटेड होता है कि आप फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो मैच्योर एग्स रिलीज करने में हेल्प करे, क्योंकि हमारी ओवरीज जो होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, हम सबको पता है। और नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि जब वो एग्स प्रोड्यूस करती है वो मोस्टली मैच्योर ही होते हैं और हमें जब पीरियड्स आता है तब वो ब्लीडिंग के थ्रू ब्रेक हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपके हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स जो है वो ऑलरेडी अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से खराब हो रहे हैं, तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, आपके जो नॉर्मल ब्लीडिंग, जो आपके जो ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जो आपके नॉर्मल पीरियड साइकिल जो हम बोलते हैं, वो आपकी अच्छे से नहीं होगी, वो इरेगुलर होने लगेगी। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो आपके जो एग्स है वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट होने लगेंगे ओवरीज में। और जब हम ये कंडीशन को डिफाइन करते हैं पीसीओडी या किसी को पीसीओएस है, जब आपके ओवरीज में ये जो एग्स है जो इमेच्योर है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा या फिर वो लो प्रोड्यूस हो रहा है, सिग्नलिंग में प्रॉब्लम है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में,
तो ये आपका मेच्योर एग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करेगा। जब ये मेच्योर एग प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करेगा, ये रप्चर भी नहीं होंगे क्योंकि आपके ब्लीडिंग साइकिल में प्रॉब्लम है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, तो ये आपके ओवरीज में डिपॉजिट होने लगेंगे। जब आपकी एक ओवरी में 12 से 25 एग्स डिपॉजिट होने लगते हैं, जो साइज में बढ़ने लगते हैं, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। और उसके साथ साथ अगर दोनों भी ओवरीज में 12 से 25 सिस्ट डेवलप होने लगते हैं, तो उसको हम डिफाइन करते हैं कि आपको पीसीओडी हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा पीसीओडी में आपकी गायनेक हमेशा आपको पूछेगी कि आप सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी में उनको सिस्ट दिखते हैं, उनको पता चलता है कि ओवरीज में सिस्ट कितने हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपकी पीसीओडी लेवल किस लेवल पे है, आप उसे कंट्रोल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, या फिर उसको आपको मेडिकेशन शुरू करनी पड़ेगी। नॉर्मली पीसीओडी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है अगर आप अपनी डाइट को ध्यान में रखते हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर आपने पीसीओडी को कंट्रोल नहीं किया तो कोई भी वक्त नहीं लगेगा इसको पीसीओएस में कन्वर्ट होने के लिए। पीसीओएस एक एडवांस लेवल है पीसीओडी का, जो पीसीओडी से भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। पीसीओएस में काफी ज्यादा आपके जो मेल हार्मोन्स है, जो ऑलरेडी थोड़े से क्वांटिटी में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इम्बैलेंस की वजह से वो बढ़ने लगते हैं, और पीसीओएस में वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिसके वजह से आपको फेशियल हेयर और ज्यादा आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑलरेडी एग्स जो सिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं ओवरीज में, वो और 1.5 to 3 टाइम्स मोर बढ़ने लगेंगे आपके साइज में। जब वो बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कैंसरस हो जाते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता किसी का, और वो आपके जो यूट्रस का एंडोमेट्रियल लाइनिंग हम बोलते हैं, उसको हार्ड करने में, थिक करने में ज्यादा से ज्यादा उनका रोल होता है। और ये जब थिकनिंग होने लगती है तब आपके चांसेस यूट्राइन कैंसर के या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर के काफी बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से आपको पीसीओडी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो आप कैसे करोगे कि टाइप ऑफ अच्छा कार्बोहाइड्रेट लेना है, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट पूरा ही बंद कर देना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेना है और उसको क्वांटिटी में लेना है, कम से कम जितना आपकी डायटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे उस हिसाब से। आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा आपकी बॉडी में प्रोडक्शन होगा ग्लूकोज का, और वो आपका ग्लूकोज एक्सेस आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, तो आपका टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पीसीओडी या पीसीओएस। तो अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप पीसीओडी पेशेंट हो तो आपके चांसेस डायबिटीज टाइप 2 के बढ़ जाएंगे अगर आपने उसे कंट्रोल अच्छे से नहीं किया तो। अब जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओडी काफी इंटरलिंक्ड है, बिकॉज जो हाइपोथैलेमस हम बोलते हैं, जो ब्रेन का पार्ट होता है, वो आपके थायराइड हार्मोन को, जो हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रिलीज करने में काफी ज्यादा उसका कनेक्शन है। और जब आपको पीसीओडी होती है तो आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को हाइपोथायरॉयडिज्म की भी शिकायत बढ़ने लगती है अगर वो कंट्रोल नहीं किया गया तो उसमें क्या होता है, आपके जो स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपका रिलीज नहीं होगा। उसके वजह से आपके जो थायराइड हार्मोन्स है, जैसे कि एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन जो हम बोलते हैं T3 हार्मोन, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा। वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी में अब्जॉर्प्शन भी उसका नहीं हो पाएगा। और आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो सिचुएटेड है आपके नेक में, जिसको हम बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि वो आपकी बॉडी को आपके जो फैट और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हम बोलते हैं, जिसका मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसमें उसका बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। इसकी वजह से आपने देखा होगा जिनको थायराइड की शिकायत होती है उनका बीएमआर हमेशा लो होता है, उनकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करती है, वो बर्न करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। इस वजह से उनको बोला जाता है कि उनको नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि उनकी जो बॉडी है वो ऑलरेडी स्लगिश हो चुकी है, उनका जो बीएमआर है वो ऑलरेडी बहुत स्लो हो चुका है, बिकॉज उनका थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ऑल्सो अगर आपने देखा होगा जिनको थायराइड की शिकायत होती है उनके हाथ जो होते हैं, उनके स्पेशली फीट और उनके हैंड्स, वो भी ज्यादा कोल्ड पड़ने लगते हैं, बिकॉज उसका भी इंटरलिंक डायरेक्टली आपके थायराइड फंक्शन, थायराइड हार्मोन के
थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो आपने देखा कि जैसे हमारा ओवरवेट या ओबेसिटी का चांसेस बढ़ जाता है बॉडी में, तो हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, जिसको हम बोलते हैं लिवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फैट प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा फैट उस पर स्टोर्ड है, उसमें सूजन होने के चांसेस हो जाते हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि वो एक्स्ट्रा फैट हमारे नर्व्स, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आसपास हमारे ऑर्गन्स के ऊपर बनने लगता है, जिससे हमारा स्टमक का फैट, बेली फैट भी बनने लगता है। उसके साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के इश्यूज भी होने लगते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि हमारे टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने आपके कार्बोहाइड्रेट से भी ध्यान नहीं दिया, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने ये भी देखा आपके नर्व्स वीक होने लगेंगे। अगर आपके नर्व्स वीक होने लगेंगे तो आप अच्छे से एक्टिवली स्टैंड नहीं कर पाओगे या वॉक नहीं कर पाओगे, आपको थोड़े थोड़े टाइम में पेन होने लगेगा, आपके बॉडी में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा। फिर हमने देखा हाइपोथायराइडिज्म और पीसीओडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा आपका जो हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नेक में, नेक से यहाँ अगर आप देखोगे वो बटरफ्लाई शेप आपके नेक के एरिया पे सिचुएटेड है, तो उससे आपका स्पाइनल कॉर्ड काफी कनेक्टेड है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये जो अगर आपका फंक्शनिंग नहीं प्रॉपर कर पाया, तो जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर माइग्रेन या फिर कुछ भी बॉडी को जैसे कि इश्यूज होते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन हमारे ब्रेन से है। हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स है उनसे रिलेटेड है, सॉरी, हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड्स है उनसे रिलेटेड है, जो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। अभी देखते हैं कि इसका इफेक्ट आपके एसिडिटी या फिर हार्टबर्न से कैसे कनेक्टेड है। तो अगर आपने ज्यादा से ज्यादा खाना खाया, या फिर आप यूजुअली नॉर्मल जो खाना खाते हो वो आपके स्टमक में जाता है, ऑब्वियसली हम सबको पता है, लेकिन उसका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि हमें अच्छे से उसको च्यू करना है। हम क्यों बोलते हैं कि उसको फास्ट फास्ट मत खाइए, अच्छे से च्यू करके खाइए, क्योंकि आपको टीथ दिए गए हैं उसी के लिए कि आप अपने फूड को पहले ब्रेक डाउन कीजिए अच्छे से, ताकि उसके साथ आपको जब आपका फूड जो ऑलरेडी ब्रोकन पीसेस में पहुंचेगा आपके स्टमक में, तो आपका जो स्टमक है उसका जो काम है वो सिंप्लीफाई हो जाए, और वो अपना जो नॉर्मल काम है वो करके वो आपका फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो वो जब स्टमक में पहुंचता है तो आपके स्टमक में ऑलरेडी आपने सुना होगा कि एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हेल्प करता है आपके फूड को और ज्यादा ब्रेक डाउन करने के लिए। तो आप जब एक्सेसिव खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली नेचुरल बात है कि बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आपने खाना खा के थोड़ा लेट गए या फिर आप सो गए, तो ऑब्वियसली आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके जो इसोफेगस, जहाँ से आपका खाना आपके स्टमक में पास होता है, जो पाइप होता है, वो पाइप में फिर से चढ़ने लगेगा। तो वो जब चढ़ने लगेगा तब आपको हार्टबर्न की शिकायत हो जाती है। तो हार्टबर्न की शिकायत होने लगती है, उसके साथ साथ आपको कुछ सेंसेशन आपके हार्ट में भी फील होने लगता है कि हम बोलते हैं काफी एसिडिटी की वजह से हमें हार्ट में इश्यूज आ गए। तो ये सारे रिलेटेड उसी की वजह से है। अगर आपने अच्छे से खाने को च्यू नहीं किया, उसको मेटाबोलाइज नहीं होने दिया, उसको डाइजेस्ट नहीं होने दिया, उसको ब्रेक डाउन नहीं होने दिया, और आप लेट गए, तो आपका हार्टबर्न का इश्यूज बढ़ने लगता है। इसके अलावा एसिडिटी बेसिकली आपके जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट या फैट्स है एक्सेस अमाउंट, उसमें क्या होता है कि आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसका काउंट कम होता है, क्योंकि आपका बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, उस पे ये फीड करने लगता है। आपका जो बैड बैक्टीरिया है वो इन अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स पे फीड करता है, और जब वो फीड करता है तब वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने की वजह से आपको ये गैस या एसिडिटी, ये सारे इश्यूज होने लगते हैं, जो ब्लोटिंग बोलते हैं, फ्लैचुलेंस बोलते हैं, जो ऑन गोइंग, अगर आप एवरी डे वो चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आपका नॉर्मली फुल फ्लेज एसिडिटी आपको होने लगती है। तो एसिडिटी, हार्टबर्न से काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरी एसिडिटी तो जाती ही नहीं है, लेकिन आपकी एसिडिटी को पहले आपने कंट्रोल नहीं किया, वो एक दिन में या ओवरनाइट नहीं होगी, वो काफी टाइम, बॉडी आपको टाइम देती है कि आप चेंज करो, आप अपनी हैबिट्स चेंज करो, आप अपनी ईटिंग स्टाइल को चेंज करो,
आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, लेकिन जब हम उसको इग्नोर करने लगते हैं तो वो फुल फ्लैश डिजीज में फिर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट्स ओबेसिटी या ओवरवेट के ये होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस होते हैं। आजकल तो इम्यूनिटी हमें पता ही है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी एनी विच वेज पहले से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। थैंक्स टू कोविड के एटलीस्ट हमको थोड़ा सा हम अवेयर हो गए कि हमारी इम्यून सिस्टम को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। एक आपके जो स्किन के अंदर जो आपके ऑलरेडी इम्यून सेल्स होते हैं, स्किन एक तो बैरियर है ही फर्स्ट, जो आपका प्रोटेक्शन देता है आपको पैथोजन से या बैक्टीरिया से। उसके अलावा एक सेकेंड लेयर होता है जिसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। जब हम बॉर्न होते हैं, जो उस इम्यूनिटी के साथ में हम बॉर्न होते हैं, और उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे ईटिंग पैटर्न से। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो हम इसे बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और आपका इम्यूनिटी को मेंटेन करने का सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल ये इनेट इम्यूनिटी का ही रहता है, सेकेंड लेयर का। और थर्ड लेयर जो होता है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें आपकी जो बॉडी है ऑलरेडी कोई जर्म्स या पैथोजन से लड़ चुकी है, तो उसको मेमोरी में उसके स्टोर्ड रहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसा कोई जर्म्स या फिर बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो मैं इसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करूंगा। तो ये 3 सेक्शन में आपका इम्यून सिस्टम डिवाइडेड है। अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपका एक्सेसिव इनटेक है कार्बोहाइड्रेट, जो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है उसका, और अनहेल्दी फैट से उसका, तो ये टॉक्सिन्स जो होंगे वो ऑब्वियसली आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। तो आपका जो इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, आपके जो न्यूट्रोफिल्स है, जो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं, जो जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं या फिर WBCs भी बोलते हैं, वो सारे बहुत अच्छे से इसको फाइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बैड बैक्टीरिया है वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगी। और आपको पता है, आपने एक दिन भी किसी मोल्ड को या फिर कोई फंगस को रख दिया तो वो 1 घंटे में भी कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप सोचिए आपकी बॉडी में कितना ज्यादा मल्टीप्लाई होता होगा। तो उसी वजह से उनका जो प्रोपोर्शन है वो इतना बढ़ जाता है कि हमारी जो आर्मी होती है, हमारी जो WBCs होती है, वो उनको फाइट नहीं कर पाती, और इसकी वजह से हमारा अब्सॉर्प्शन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा विटामिन सी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अगर हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या बर्न नहीं हो रहा है, आप उसे बर्न नहीं कर पा रहे हो, या फिर फैट जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, उसको आप बर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी जो सेल्स है वो विटामिन सी जो है उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, और वो क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो वो आपकी यूरिन के साथ फ्लश ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अगर आप विटामिन सी ले रहे हो तो पहले ध्यान रखिए कि आप अपना वेट को भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वरना सिर्फ आप पॉप इन करते रहोगे विटामिन सी, और वो आपके इम्यून सिस्टम तक पहुंच नहीं पाएगा जितना उसको पहुंचना चाहिए, और वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए आपको फैट परसेंटेज जो होता है आपकी बॉडी का, विसरल फैट जो होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपको कम से कम रखना है ताकि आपकी इम्यूनिटी भी मेंटेन हो सके। आपने देखा होगा जितने भी लोगों की डेथ हुई है इस बार कोविड में, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से ही वो चीजें ट्रिगर हुई है। जो हेल्दी है उनमें कई ज्यादा रिकवरी की केसेस हमें सुनाई दिए, लेकिन जिनको बहुत सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करना पड़ा डॉक्टर्स। अब चलते हैं स्लीप एपनिया की तरफ। स्लीप एपनिया बेसिकली बहुत अभी आजकल कॉमन हो गया है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर आपको PCOD है, या फिर आप एक्सेसिव स्मोक करते हो, तो आपके चांसेस स्लीप एपनिया के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्लीप एपनिया बेसिकली क्या होता है कि आपका जो अपर एयरवे होता है जहाँ से आप ब्रीथ करते हो, वो एयरवे ब्लॉक होने लगता है, मे बी बिकॉज ऑफ कोर्स आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन होने लगता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। आपने सुना होगा रात को बहुत लोग स्नोर करते हैं, मतलब खराटे लेते हैं बहुत जोर जोर से, वो एक तरीके से सिम्टम है कि आपको शायद स्लीप एपनिया है, या स्लीप एपनिया होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपका अब्डोमिनल फैट भी ज्यादा है और डायबिटीज भी है जो मेंटेन नहीं हो पा रही, और कोलेस्ट्रॉल भी है आपके बॉडी में। तो ये सारे इश्यूज की वजह से स्लीप एपनिया होने लगता है, जिसमें आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई लोग वो ब्रीथ कर रहे हैं पर उनकी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ही अलग होते हैं, वो
कुछ टाइम के लिए ब्रीथ करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर ब्रीथ करते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो उसको उन सिम्टम्स को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके अलावा मूड डिस्टर्बेंसेस, आपने देखा होगा अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो या फिर कुछ रीजन की वजह से आपको नींद अच्छे से नहीं आई, तो मॉर्निंग में क्या होता है, आप इतने ज्यादा क्लमजी हो जाते हो, आप इतने ज्यादा आपको भूख लगने लगती है, बिकॉज आपका जो लेप्टिन और ग्रेलिन का जो हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में, उसमें इम्बैलेंस होने लग जाता है। उसमें क्या होता है कि ग्रेलिन जो होता है हार्मोन, वो हमें भूख के सेंसेशन से डायरेक्ट करता है कि भाई हाँ तुम, मुझे भूख लगी है, खाना खाओ। और लेप्टिन जो होता है वो उसे कंट्रोल करता है कि बस अब बस हो गया, तुम्हारी बॉडी को जितना चाहिए था उतना खा लिया, अब इससे ज्यादा नहीं खाना है। लेकिन हम सोते नहीं अच्छे से, बिकॉज स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें स्लीप इसीलिए डिजाइन की गई है नेचर ने, ताकि हमारे जितने भी हार्मोन्स है, हमारे जितने भी सेल्स है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, वो रिकवरी फेज में जा सके, वो फिर से रिकवर हो सके। क्योंकि रात के टाइम पे इसीलिए हम कहते हैं कि ना आपको शाम के 6 बजे के बाद में कम से कम लाइट खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत ही कम एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि उनका वो रेस्टिंग टाइम होता है। इतने सेल्स हैं आपके, ट्रिलियन सेल्स, मतलब क्या, हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। वो सारे सेल्स को रेस्ट करने का फेज होता है स्लीप। और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनका रीडेवलपमेंट का, उनका अच्छे से फंक्शन करने का फेज होता है स्लीप। तो हम सोते नहीं है तो उसमें इम्बैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से फिर हम और ज्यादा भूख लगती है हमें, हम और खाते रहते हैं, फिर हम क्रैंकी होने लगते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल जो बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। और हमारे जो डोपामीन है या फिर हमारे सेरोटोनिन हार्मोन है, वो जो गुड हार्मोन हम बोलते हैं, फील गुड हार्मोन बोलते हैं, मूड रेगुलेटर हार्मोन बोलते हैं, वो कम होने लगते हैं। और उसकी वजह से पूरा दिन ऐसे ही जाता है जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपका मूड अच्छा नहीं है, और आप कुछ ना कुछ कंफर्ट फूड ढूंढ रहे हो, और वो कंफर्ट फूड आपके और वेट को ऐड किया जा रहा है, आपके फैट परसेंटेज में ऐड हो रहा है, और आपके अनहेल्दी ग्लूकोज स्टोरेज में ऐड हो रहा है, जो आगे चल के अगर बर्न नहीं हुआ तो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। और ऑब्वियसली नी पेन, ऑस्टियोपोरोसिस तो हमको पता ही है, एक्स्ट्रा वेट हमारी बॉडी नहीं ले पाती, इसलिए तो हमारे हमने डिजाइन किया है, जैसे कि सारी जगह पे आपने देखा होगा कि आपको एक आइडियल वेट है, आपकी हाइट के हिसाब से वो मेंटेन करना है। तो वो वेट इसीलिए हमें मेंटेन करना है ताकि जो हमारे बोन्स है, हमारे नीज है, हमारे जॉइंट्स है, उन पे प्रेशर नहीं आए, बिकॉज वो ऑब्वियसली प्रेशर नहीं ले पाएंगे। और ऑल्सो क्योंकि आप एक्सेसिव शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली मैंने बोला जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली कैल्शियम भी आपके विटामिन और मिनरल्स के सेक्शन में ही काउंट होता है। ऑब्वियसली मिनरल्स के सेक्शन में इनफैक्ट काउंट होता है, विटामिन में नहीं, तो वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में ही काउंट होता है। तो ऑब्वियसली वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी वो इतना सारा वेट लेने के लिए, और उसके वजह से आपको नी पेन होने लगता है। और ऑफ कोर्स हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है विथ एज, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। और विथ एज हमारी बॉडी एनी विच वेज कम अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर पाती है, या फिर कम वेट लॉस कर पाती है, बिकॉज जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, हमारे डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि उसको हम ऑप्टिमाइज हमेशा कर सके, उसको हम अच्छे लेवल पे रख सके, ताकि हम जितने भी एज के हो जाए हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऑफ कोर्स हमने देखा कि अनहेल्दी या फिर आप क्यों गेन करते हो वेट, ऑफ कोर्स अनहेल्दी जंक, शुगर रिच फूड या सॉल्ट रिच फूड हम खाते हैं। एक्सेसिव सॉल्ट भी आपके बॉडी में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने नहीं देगा, इनफैक्ट आपकी जो सेल्स होती है उसको डिहाइड्रेट कर देता है, और वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में आपका ज्यादा से ज्यादा कल्प्रेट होता है। बिकॉज सॉल्ट का काम क्या है कि वो पानी जो आपके सेल्स में होता है, आपकी सेल्स ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा परसेंटेज उसमें पानी रहता है, और उनको हाइड्रेटेड रखना हमें बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी खुद इनफैक्ट 70% वाटर से बनी है, तो वो क्या करता है कि सॉल्ट आपकी जो सेल्स है उसको डिहाइड्रेट कर देता है, और जो वाटर है वो आपके ब्लड में ड्रॉ कर देता है, और आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है, ऑफकोर्स क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता
लगता है और ये चीज ऑन गोइंग होने लगती है तो फिर आपको हाइपरटेंशन होने की चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि आपको जो सॉल्ट है वो कम रखना है अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन ऑलरेडी है तो। फिर हम एक्सेसिव क्वांटिटी खा लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम लॉन्ग गैप रख दिए, आज चलो अब मैंने सिर्फ लंच खा लिया, मैं इसके बीच में कुछ नहीं खाऊंगी और डायरेक्टली मैं डिनर खा लूं। तो क्या हो जाता है कि लॉन्ग गैप की वजह से आपकी बॉडी में आपको जो ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन का जो फंक्शनिंग है वो इम्बैलेंस हो जाता है। फिर से उसको भूख लगने लगती है, वो आपको बोलता है कि खाना खाओ। फिर आप जब बहुत टाइम के बाद खाते हो तो आपको क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं रह पाता। फिर इवेंचुअली वही होता है कि ज्यादा क्वांटिटी आपकी बॉडी को नहीं जाती है, वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती उतनी और वो अनडाइजेस्टेड होने लगता है, फिर एसिडिटी होने लगती है, फिर ऑफ कोर्स टॉक्सिन्स के क्वांटिटी बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है और आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ने लगता है। फिर लो फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स देखा सेडेंटरी टाइम, जैसे ज्यादा से ज्यादा बैठने का आपका जॉब है तो आप ध्यान रखें कि आप हमेशा एटलीस्ट 30 मिनट के बाद थोड़ा सा उठे, स्ट्रेच करें या फिर इधर से उधर टहल ले, या फिर ज्यादा से ज्यादा ना बैठने की कोशिश करें। बिकॉज हम बैठते हैं तो हमारा जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो ड्रॉप होने लगता है और हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ऑब्वियसली उसकी वजह से बढ़ जाएगा, क्योंकि HDL कम हो रहा है। तो HDL का तो काम था ना कि वो कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करके लिवर तक पहुंचा सके ताकि लिवर भी रीयूज कर सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका लेवल ड्रॉप हो रहा है। आप बैठ रहे हो, आपका जो ग्लूकोज है, आपका फैट है, आपका फूड जो आप खा रहे हो वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, वो सारा के सारा इधर ही स्टमक के एरिया में ही रह रहा है, इसलिए आपका डिपोजिशन भी ज्यादा से ज्यादा स्टमक एरिया में ही होता है। और सबसे पहले फीमेल्स को ही बेली फैट होने का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज हमें बाय नेचर हमारा जो बॉडी में फैट परसेंटेज है वो ज्यादा है, बिकॉज हमको चाइल्ड को प्रोड्यूस करना पड़ता है, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में है, जिसकी वजह से हमारा जो फैट परसेंट है वो ज्यादा है। और इस वजह से अगर हमने फैट और कार्बोहाइड्रेट का ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो डिपोजिशन है वो और बढ़ जाएगा। ऐसा है, 1 मिनट आप म्यूट हो गए हो। अच्छा, कहाँ तक कवर किया मैंने? बेली फैट हाँ, तो फीमेल्स। आई थिंक हाँ, बेली फैट का एरिया हमारा ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स में बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो मेल से कंपेयर किया जाए तो वो ज्यादा है। तो अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया एक्सटर्नल फूड से जो आप खा रहे हो जो फैट रिच है या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो फिर ऑब्वियसली आपका फैट जो होगा वो बॉडी में बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो वो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, आपके मेन जो ऑर्गन्स है वहां पे जमा होने लगेगा, जो कि बेली फैट होता है। और वो बेली फैट अगर ओवर टाइम बढ़ने लग गया तो आप मुझे शर्त लगा लो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि उसे हम लूज कर पाए। काफी लोगों का कंप्लेन होता है कि हम स्टमक से लूज नहीं कर पाते, लेकिन आपको फ्लैशबैक करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितने टाइम तक वो फैट को स्टोर कर चुकी है। और फैट सेल्स जो है विद टाइम बर्न होते हैं कम स्पीड पे, जैसे हमारी बॉडी की बर्निंग कैपेसिटी होती है फैट की, कैलोरीज बर्न करने की, वो कम होने लगती है विद एज। तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा जब आप बेली फैट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए कम से कम बैठिए तो आपका बेली फैट डिपोजिशन कम होगा। थोड़ा एक्टिव रहिए, वॉक कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए आज, ये बहुत क्रिटिकल नहीं है, इसका थोड़ा सा ब्रॉडली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ सके कि इसका इंटरलिंक कैसा होता है। इसलिए आपको ये जो कॉम्प्लिकेशन रिवर्स कर सकते हैं। ईट राइट, खाना अच्छे से खाइए, मॉडरेशन में खाइए, कम क्वांटिटी में खाइए जितना आपको बताया गया है। कम से कम बैठने की कोशिश कीजिए 3 घंटा, और उससे कम बैठने की कोशिश कीजिए अगर बैठना है तो। फिर एक्टिव रहिए, एक अच्छा मील प्लान फॉलो कीजिए, खाने के बाद में वज्रासना आसना होता है उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि डाइजेशन अच्छा हो। और थोड़ा 10 मिनट के लिए लाइट वॉक लीजिए। पानी ज्यादा पीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि आप पानी जब नहीं पीते हो तो आपका जो बॉडी होती है वो आपको सेंसेशन देती है कि भूख लगी है, और आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हो एक्चुअल हार्मोन हंगर से। और जब आप वो मिसअंडरस्टैंड करते हो तो ऑब्वियसली आप
ज्यादा से ज्यादा उसको खाने की कोशिश करोगे, जो भी आपके सामने आएगा वो। इसलिए पानी ज्यादा लोगे तो पानी से आपका जो अनवांटेड हंगर है, हंगर पैंग्स है, वो कंट्रोल में रहेंगी। लॉन्ग गैप नहीं रखना है, जैसे मैंने बताया लॉन्ग गैप रखने के बाद में हम फिर से जब दूसरा खाना खाते हैं वो ज्यादा ही क्वांटिटी में खा लेते हैं, बिकॉज हमें उसका कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली ग्लूकोज चाहिए होता है। और उसके वजह से आपको इसलिए बताया गया है कि एवरी 2.5 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम आप थोड़ा लाइट हेल्दी स्नैक या फिर फूड या फ्रूट्स खाते रहिए। लैक ऑफ स्लीप, जैसे मैंने बताया लैक ऑफ स्लीप की वजह से ऑब्वियसली हार्मोन सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, अंदर की फंक्शनिंग आपकी जो होती है ऑर्गन्स की वो अच्छे से नहीं होती, और उसकी वजह से आप इवेंचुअली मॉर्निंग में जब आप डे टाइम में रहता है तब ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करते हो, बिकॉज आपको कंट्रोल नहीं रह पाता उस चीज का। आपके जो हार्मोन्स है आपको सिग्नल प्रॉपरली नहीं दे पाते कि आपको क्या खाना है, कौन सा फूड चूज करना है। फिर हार्मोन इम्बैलेंस, जैसे मैंने बताया ये तो इंटर रिलेटेड ही है। इमोशनल ईटिंग बहुत बार होता है, बहुत से लोगों को स्ट्रेस इतना अंडरलाइन होता है कि उनको समझ नहीं आता कि हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए फूड को ही चूज करें, और उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खाने लगते हैं। बिकॉज इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम या फिर शॉपिंग कर लेते हैं या फिर हम फूड मंगा लेते हैं जो भी हमें टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका वेट गेन होता है। ऑफ कोर्स बोर्डम, लेजीनेस। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि कोई जिसके पास कोई काम ही नहीं है, आप अपना ज्यादा ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे हो कोई चीज में, आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीजों में, तो क्या होता है कि हम बोर्डम की वजह से भी क्या करें, फूड ऑर्डर कर देते हैं या फूड बना लेते हैं, तो उसी को हम खाते रहते हैं और उसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। ठीक है। इसमें वही है रिवॉर्डिंग, कोई भी सेलिब्रेशन हो गया, कोई भी आपका आपके जो इवेंट्स आपने या फिर कुछ सक्सेसफुली आपके लाइफ में कुछ हो गया है, तो उसके साथ साथ आप फूड को मत रिलेट कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि एक हेल्दी ट्रिप अरेंज करने की कोशिश कीजिए, ट्रैक पे जाइए या फिर कोई फिजिकल फिटनेस चैलेंज एक दूसरे को साथ में रखिए, या फिर कोई लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर सके वैसा कोई स्पोर्ट्स या जिम या फिर कोई ऐसा सेंटर ज्वाइन कीजिए जिसकी वजह से आप अपना सेलिब्रेशन को ऑन भी रख सके और अपने सक्सेस को सेलिब्रेट भी कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने बताया इस कॉम्प्लिकेशंस को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन कॉम्प्लिकेशंस को अभी कंट्रोल में नहीं किया, एग्जिस्टिंग भी हो, तभी भी आप इन्हें बहुत अच्छे से रिवर्स कर सकते हो। बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए और आपको आपकी हैबिट्स जो है उसको प्रॉपर्ली बैठ के एनालाइज करवाना पड़ेगा कि हम कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको वो चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। आपको अच्छे से खाना चबाना है, आपको वज्रासना में बैठना है आफ्टर लंच एंड डिनर। हाँ हाँ, और आपको सोशलाइज करते वक्त ये नहीं ध्यान देना है कि हम फूड के वजह से मिल रहे हैं, आप उस वजह से मिलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बात कर सको, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर सको, कोई अच्छे फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सको एक साथ, ताकि आप काफी टाइम के बाद मिल रहे हो, थोड़ा खा भी लिया तो एटलीस्ट वो बर्न भी हो जाएगा। नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आपके कोई भी एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रखिए, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, कोई भी जो आपके घर में मोटिवेटर है, आपकी बेटी हो गई, बेटा हो गया, या फिर आपके इन लॉज हो गए, जो भी आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे आपको अच्छा लगता है कि आपने कुछ किया तो आप उनसे शेयर करते हो, उनको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए ताकि वो आपको ट्रैक पे रखने की कोशिश करे। वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो होना चाहिए जो ऑलरेडी खुद भी फिट रहती है, ताकि आप भी उनके साथ साथ वो चीज अपने लाइफ में ऐड कर सको। नेक्स्ट स्लाइड। हो सके तो जितना फूड हेल्दी है वो कैरी करने की कोशिश कीजिए। आजकल तो काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स भी निकले हैं, अगर इमरजेंसी में कुछ लगे तो ही कैरी कीजिए, वरना आप क्या होता है कि हम बाहर निकलते हैं, चाट हो गया, स्टॉल पे गए और वो सब खा लिया, फिर कैलोरीज बढ़ने लग जाती है। तो आपको मैंने जैसे बताया, आपको एक्सट्रीम किसी भी चीज में नहीं होना है, कोई भी चीज के ऊपर एक्सट्रीम नहीं होना है, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। और डाइट एक प्रोग्राम होता है, एक जर्नी होती है जो सिर्फ 1 मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए नहीं होती है, जहाँ पे आपने लूज कर लिया और फिर खत्म हो गया। नहीं, वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है जिसकी हैबिट्स आपको हमेशा मेंटेन करनी है, अगर आपको वेट बाउंस बैक नहीं करवाना है तो। नेक्स्ट स्लाइड। तो आई थिंक वी आर
have done, yeah, we are did the whole webinar today. Is there anything किसी के पास है जो question है, किसी को पूछने हैं? How was it? It was boring, it was informative, और कैसा था? कुछ समझना है? Yeah, it was very good. Actually, na, intermittent fasting, आजकल people, everyone are doing. Is it, I mean, is it good? Because